एपिसोड की शुरुआत उसी लेडी के हस्बैंड से होती है जिसकी डिलीवरी के टाइम मौत हुई थी। इस पर्सन का नाम नोंग है और आज वो सूसू को अपनी वाइफ होकोतो की मौत याद दिलवाने के लिए आया है। उसे गिल्टी फील करवाने आया है कि आखिर कैसे सूसू ने उसकी वाइफ की जान ले ली थी, क्योंकि सूसू के डॉक्टर दोस्त ने तो उसे भरोसा दिलवाया था कि सूसू एक अच्छी डॉक्टर है जो कि होकोतो की जान बचा लेगी। हॉस्पिटल तक आने तक तो होकोतो उससे बात कर रही थी, तो वो बाद में मर कैसे गई? जरूर सुजू ने उसकी जान ली होगी। कोर्ट भले ही उसे छोड़ दे, लेकिन उसके लिए सुजू एक क्रिमिनल ही रहेगी। सुजू की लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, दो दो लड़के उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन उसका क्या? बिना माँ की बच्ची को उसने अकेला बड़ा किया है। उसकी जॉब तक चली गई, उसकी बेटी को माँ का प्यार तक नहीं मिला। उसने अपनी वाइफ कोती को खो दिया सिर्फ और सिर्फ सुजू की वजह से। ये सब बोलकर वो सुजू को गिल्टी फील करवा रहा था और सुजू उसे अपने इतने पास देखकर काफी डर गई थी। उसे पास्ट का वो इंसिडेंट हॉन्ट कर रहा था। लकीली उसी टाइम वहां पर डॉक्टर फूजी आते हैं और सुजू को बाहर भेजकर अकेले में नोंग से बात करते हैं। फूजी समझ चुका था कि नोंग ने ही बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पर सुजू के खिलाफ हेट फैलाया है और उसके घर पर भी हमला किया था, लेकिन नोंग के मुताबिक उसने कोई गलती नहीं की है। सुजू जैसी मर्डरर ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाहर उसकी बेटी मिकी मिट्टी से खेल रही थी, जिसे नोंग अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर फौजी सुजू को हाफ डे की छुट्टी लेकर आराम करने की एडवाइस देता है, लेकिन सुजू अपना काम कंटिन्यू करना चाहती थी। वैसे भी हर पेशेंट नोंग जैसा आयुर्वेद नहीं होता और बाकी पेशेंट्स को उसकी जरूरत थी। इस दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, तभी हॉस्पिटल के स्टाफ को लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फ्लर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए जब डीन सुजू को ईसाई का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से जाते हुए देखते हैं, तो वो ये बात तुरंत जाकर डॉक्टर फौजी को कह देते हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे अपनी पसंद की लड़की को किसी और के साथ जाते हुए देख सकता है और फौजी को जल्दी से सुजू को प्रपोज कर देना चाहिए। लेकिन फौजी के मुताबिक उसे डॉक्टर सुजू पसंद तो है, उसे देखकर वो अट्रैक्टेड भी फील करता है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि सुजू और ईसाई एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। वो उनका सच्चा दोस्त बनकर ये बहुत खुश है। वहीं ईसाई आज फौजी की तरफ फॉर्मल ड्रेस पहनकर आया था सुजू को डेट पर ले जाने के लिए, पर सुजू इस तरीके से ड्रेसअप होकर नहीं आई थी। इसलिए ईसाई उसे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, जहाँ वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद ईसाई की पसंद की ड्रेस खरीद कर पहन लेती है। फिर वो सुजू को एक फैंसी रेस्टोरेंट में एक रोमांटिक डिनर करवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो आज हॉस्पिटल में वो इंसिडेंट के बारे में सुजू से पूछता है। फौजी ने उसे पहले ही मैसेज कर दिया था कि आज नोंग नाम का एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया और सुजू को परेशान करने लगा। फौजी के कहने पर ही आज वो सुजू को डेट पर लेकर आया ताकि उसका मूड सही हो जाए। तब सुजू उसे नोंग के बारे में और उसकी डेड वाइफ के बारे में बताती है। वो जानती है कि उसकी वाइफ को बचा नहीं पाई, पर उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी नोंग सोचता है कि उसने जानबूझकर उसकी वाइफ को मारा है। कोर्ट उसे इनोसेंट जरूर मानती है, पर नोंग के मुताबिक वो एक क्रिमिनल है। नोंग की ये बात उसे हॉन्ट करती है। सुजू को इतना डरा हुआ और टेंशन में देखकर इसे उसे नोंग की बातें इग्नोर करने की एडवाइस देता है। वैसे भी उस इंसिडेंट की सच्चाई तो सुजू को भी पता है ना, तो बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में सुजू को टेंशन लेनी नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए सुजू एक परफेक्ट डॉक्टर है। ईसाई की ये बात सुनकर सुजू का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ किरियो और साकू फौजी को अपने घर एक कॉकरोच पकड़ने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो दोनों कॉकरोच से काफी डरती थी। कॉकरोच पकड़ने के बाद किरियो के कहने पर फौजी उनके घर डिनर के लिए रुक जाता है। इस दौरान फौजी किरियो को सुजू और नोंग के बीच हो रही प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस तरह सुजू नोंग की वाइफ को नहीं बचा पाई और अब तक नोंग उसी का बदला सुजू से इस तरीके से ले रहा है। ये सारी बातें किरियो को अब तक पता नहीं थी, जो सब जानकर किरियो को सुजू के लिए ही नहीं बल्कि सभी डॉक्टर्स के लिए बुरा फील होता है। सच में डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। कितनी मेहनत के बाद एक पेशेंट की जान वो लोग बचा पाते हैं, और अगर कभी किसी पेशेंट को डॉक्टर नहीं बचा पाते तो उनको काफी कुछ झेलना पड़ता है। वैसे फौजी की हिम्मत देखकर किरियो काफी इम्प्रेस थी। उसकी भी तो वाइफ अयाको की जान डॉक्टर नहीं बचा पाए थे, फिर भी अपनी जॉब छोड़कर फौजी ने डॉक्टर की पढ़ाई की और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना। लेकिन फौजी के मुताबिक उसकी डॉक्टर बनने की वजह सुजू है। वो एक अकेली ऐसी डॉक्टर थी जो कि उसकी वाइफ और बच्चे की मौत पर आंसू बहा रही थी। सुजू का वही प्योर हार्ट देखकर उसने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया था, ताकि वो उसी की तरह एक सच्चा डॉक्टर बन सके जो कि अपने पेशेंट के दुख को समझे। इधर सुजू ने डिनर पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसे पीठ पर उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और सुला देता है। फिर वो सोती हुई सुजू को प्यार से देखने लग जाता है।
फिर जब वो लाइट ऑफ करने जाने वाला था, तभी उसे विंडो के बाहर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और ये और कोई नहीं, नोंग की बेटी मीकी थी। मीकी को ईसाई ने कुछ दिनों पहले सुजू के घर के बाहर देखा था, जब सुजू के घर पर नोंग ने पत्थर फेंक कर अटैक किया था। हालांकि अब तक ईसाई को मीकी किसकी बेटी है ये पता नहीं था, इसलिए वो बाहर जाकर साइन लैंग्वेज में मीकी से बात करने लग जाते हैं। पर वो मीकी की खबर देने के लिए पुलिस को साइन लैंग्वेज में वीडियो कॉल करता है। तभी मीकी वहां से गायब हो चुकी थी, जो बात ईसाई को काफी अजीब लगती है। अगले दिन अब हॉस्पिटल में नर्स मरीना थोड़ी सी अजीब और परेशान दिखती है। उसे थोड़ा देर ऑब्जर्व करके ही सुजू समझ जाती है कि मरीना प्रेग्नेंट है, लेकिन ये प्रेगनेंसी उसके लिए खुशी से ज्यादा परेशानी थी। इसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड ताकुयो, जिसने लॉ की डिग्री ली है और एग्जाम पास करके वो जज भी बन सकता है, लेकिन उसने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ दी है क्योंकि उसे अपनी नॉवल पब्लिश करनी है। इसीलिए कई महीनों से घर का खर्चा मारीना ही मैनेज कर रही है। अब अगर ताकुयो को बच्चे के बारे में पता चला तो घर चलाने के लिए उसे जॉब करनी होगी और मरीना को जॉब छोड़नी होगी, डिलीवरी से लेकर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने तक। अब पता नहीं ताकुयो अपने नॉवल पब्लिश करने का सपना छोड़कर बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा कि नहीं, कहीं वो उसे छोड़ ना दे। इसी बात का डर मारीना को हो रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मारीना की ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। क्लियरली उन्हें पता चल चुका था कि ताकुयो एक लेजी पर्सन है जो कि काम नहीं करना चाहता और नॉवल लिखने के बहाने मरीना के पैसों पर पल रहा है। इसीलिए डीन, नर्स और सुजू मरीना के मना करने के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ किरयू एसाई और हारू को लेकर एक ऐसा घर साफ करने के लिए जाती है जहाँ पर कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ था। पुलिस ने खुद उन्हें वो घर साफ करने का ऑर्डर दिया है और अगर क्राइम सीन से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत मिले तो उन्हें वो पुलिस को लौटाना है। हालांकि जिस घर में कोई मर्डर हुआ है, डोर खोलते ही फ्लोर पर उन्हें वहां पर ब्लड दिखता है। ऐसा घर साफ करने से तो ईसाई और हारू दोनों डर रहे थे। ऊपर से सफाई के दौरान जब घर की डोरबेल बजती है तो हारू डर के मारे चीख देता है क्योंकि अब तक इस घर में हुए मर्डर का क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया था। हालांकि ईसाई डेफ था तो उसे डोरबेल सुनाई नहीं देती। वैसे भी उसके मुताबिक कोई क्रिमिनल डोरबेल बजाकर थोड़ी ना उन्हें मारने के लिए आएगा। जो सुनकर हारू दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर उन्हें चार्ली दिखता है, जो कि किरियो के कहने पर उनके लिए लंच लेकर आया था। तभी वहां पर किरियो आकर उन सभी को लंच करने के लिए बोलती है, लेकिन हारू और ईसाई को चिढ़ाने के लिए किरियो ने किमची सूप ऑर्डर किया था, जो कि बिल्कुल इस घर के क्राइम सीन में मिले ब्लड की तरह दिख रहा था। उन्हें इस तरीके से परेशान देखकर किरियो ने समझाती है कि हर घर उसके ओनर या फिर वहां पर रहने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये घर भी उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट था जिसका यहाँ पर मर्डर हुआ, इसलिए उन्हें बाकी चीजें इग्नोर करके इस घर को साफ करना चाहिए। उनका तो वही काम है। किरियो की ये बात सुनकर हारू और ईसाई अब बिना कोई प्रॉब्लम और डर के अपना काम करने लगते हैं। वहीं सुजुडीना नर्स मरीना के साथ उसके घर पर जाकर ताकुयो से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर ताकुयो एक एवरेज लुकिंग पर्सन था। वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था, उनको खाना ऑफर कर रहा था, यहाँ तक कि डीन को उसने अपनी लिखी हुई नॉवल की स्टोरी भी दिखाई। तब कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद सुजू ताकुयो को मरीना की प्रेगनेंसी की खबर देती है और इस बारे में उसका डिसीजन पूछती है। कुछ महीनों बाद डिलीवरी से लेकर बच्चा थोड़ा बड़ा होने तक मरीना जॉब नहीं कर पाएगी, तब ताकुयो कैसे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा और घर का खर्चा मैनेज करेगा। लेकिन ताकुयो के मुताबिक उसे बच्चे पसंद है, उसे फादर बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अपनी नॉवल पब्लिश करने का अपना सपना कंटिन्यू रखेगा। तो क्या ताकुयो सच में मरीना के साथ उसके पैसों के लिए है? ये बात सुनकर ताकुयो एकदम भड़क जाता है। वो सच में मरीना से प्यार करता है और उसे ये बच्चा चाहिए। यहाँ तक कि वो मरीना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जो देखकर मरीना के साथ साथ डीन और सूरो काफी ज्यादा शॉक थे। पर इन सब चक्कर में मेन बात तो रह ही जाती है कि ताकुयो मरीना की प्रेगनेंसी के टाइम पूरे घर की और बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा, वो जॉब करेगा या फिर नहीं। डीन और सूरो भी इमोशन में बहकर कई सवाल वहां पर पूछने आए थे लेकिन भूल गए, और यहाँ पर सभी को इतना खुश देखकर सुजू भी ये टॉपिक एंड कर देती है और उनके साथ डिनर एंजॉय करती है। अगले दिन हारू अपनी प्रेग्नेंट वाइफ शिवा को लेकर चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था, जहाँ पर नोंग हॉस्पिटल आकर उनके पास बैठ जाता है और सुजू की वजह से कैसे उसकी वाइफ की मौत हुई थी ये उन्हें बताने लग जाता है। उसके इन बातों से डर कर दोनों ही थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, लेकिन नोंग फिर से उनके पास जाकर उन्हें सुजू से दूर रहने के लिए कहता है और किसी और डॉक्टर से अपनी डिलीवरी करवाने की एडवाइस देता है। पर हारू और शिवा को सुजू की स्किल्स पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर नोंग हॉस्पिटल में हंगामा करने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर सुजू के साथ साथ बाकी स्टाफ भी वहां पर आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं,
लेकिन नोंग गुस्से में चीजें यहाँ वो फेंकने लग जाता है। यहाँ तक कि उसके सामने जो कोई भी आता है वो उस पर हाथ उठा देता है। इस दौरान डॉक्टर फूजी इंजर्ड हो जाता है। नोंग तो मरीना पर भी हाथ उठाने वाला था, लेकिन सही टाइम पर सुजो उसे मरीना की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तब नोंग मरीना को नहीं मारता, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसकी वाइफ का मर्डर होने के बाद भी सभी सुजू पर भरोसा कर रहे हैं, उसकी साइड ले रहे हैं, जबकि वो एक विक्टिम है। नोंग रोता चिल्लाता है और हंगामा करता है, लेकिन जब उसकी बेटी मीका आकर उसे पापा पुकारती है तो वो चुपचाप उसे लेकर वहां से चला जाता है। नोंग की इस हरकत से सुजू काफी डर गई थी। किस तरीके से वो खुद को संभालती है और बाकी पेशेंट से आज वो इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। पर डॉक्टर फूजी सुजू को देखकर समझ जाते हैं कि सुजू नोंग की वजह से काफी डरी हुई है और टेंशन में है। इसीलिए फौजी अगले दिन ईसाई के साथ मिलकर एक कैंपिंग करता है, जहाँ पर वो दोनों सुजू को लेकर आते हैं ताकि इसी बहाने सुजू थोड़ी सी रिलैक्स हो सके। लेकिन कैंपिंग के दौरान भी सुजू को नोंग की बातें याद आ रही थी। ऊपर से नोंग की बेटी मिकी का फेस देखकर सुजू को गिल्टी भी फील हो रहा था कि अगर वो नोंग की वाइफ को बचा पाती तो मीका आज बिना माँ की नहीं रहती। इन्हीं सब बातों को याद करके सुजू रोने लग जाती है। तभी सॉयर फौजी उसे संभालते हैं और उसका मूड सही करने के लिए उसके साथ फायरवर्क्स करते हैं। वहीं मिकी अपने फादर के साथ कहीं पर जा रही थी, तभी रास्ते में रुककर वो स्टार्स को देखने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर नोंग भी स्टार्स को देखने लगता है। उन स्टार्स को देखकर उसे वही पास का टाइम याद आता है जब सुजो ने उसकी वाइफ की मौत की खबर उसे दी थी। अपनी वाइफ की मौत के बाद से नोंग पूरा टूट चुका था। उसने अपनी वाइफ के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं करी थी। ऊपर से उसकी जॉब चली गई और सुजू को भी कोर्ट ने सजा नहीं दी। फिर से सुजू के खिलाफ कोर्ट में उसने केस किया था, लेकिन कोर्ट ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट के हिसाब से सुजू का उसकी वाइफ की मौत में कोई भी हाथ नहीं है। इन सब बातों की फ्रस्ट्रेशन में नोंग कभी कभी अपनी बेटी मीका पर भी चिल्ला देता है। वही सुजू की लाइफ में हैप्पीनेस देखकर सुजू के लिए उसके दिल में इतनी नफरत भर गई थी कि उसने सुजू के खिलाफ सोशल मीडिया पर हेट फैलाना शुरू कर दिया था। फूजी और ईसाई की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उसने सभी को कहा कि सुजू दो दो लड़कों के साथ टू टाइमिंग कर रही है। उसे सब जगह पर मर्डर साबित करने की उसने पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसके घर में पत्थर फेंककर उस पर अटैक भी किया। पर अभी सुजू को सपोर्ट करने वाले लोगों को देखकर नोंग काफी ज्यादा गुस्सा था। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी मिकी साइन लैंग्वेज में स्टार्स बोल रही है, लेकिन मिकी को इस बार में पूछने पर वो कुछ बता नहीं पाती क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज सिखाने वाले ईसाई का नाम नहीं पता था। नोंग भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और मिकी को गोद में लेकर घर चला जाता है। अगले दिन जब सुजू की नींद खुलती है तो उसे किचन से खाने की स्मेल आती है। वो जब खाना चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे ईसाई मिलता है जो कि सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। सुजू ईसाई और उसकी ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करती है। इस दौरान तीनों साइन लैंग्वेज में सारी बातें करते हैं। सुजू अब पूरी तरीके से ईसाई की छोटी सी फैमिली का पार्ट बन चुकी थी। सुजू फिर काम पर चली जाती है और आज नर्स मारीना सुजू से अपना हेल्थ चेकअप करवाती है। वैसे तो इस टाइम मरीना की प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसका बेबी भी हेल्दी है। फिर भी सुजू ये जानना चाहती थी कि मरीना का बॉयफ्रेंड ताकुयो इस बच्चे को लेकर सीरियस है या फिर नहीं। उसने कोई जॉब सर्च करना शुरू किया भी कि नहीं। तो मरीना सुजू को ही नहीं बल्कि बाकी स्टाफ को भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी नॉवल से ही कमाई करना चाहता है और अपने नॉवल की स्टोरी के लिए वो चार्ली से मिलकर उसकी स्लीपिंग बड़ी काम को जानना चाहता है। ये सुनकर चार्ली की मॉम कीटा भी शॉक थी कि आखिर उनके बेटे का फालतू का काम किसी के लिए स्टोरी इंस्पायरिंग कैसे हो सकता है। सभी लोग इस बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी नर्स कीटा की पिंक बाइक गैंग की एक लेडी आकर उन्हें खबर देती है कि उन्होंने उस स्टॉकर को पकड़ लिया है। पर जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो गैंग की लेडी ने हॉस्पिटल डीन और फूजी को पकड़ कर रखा हुआ था। ये देखकर कीटा गैंग लेडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसने उन सबको हॉस्पिटल गार्ड करने के लिए रखा है और उस नॉन्ग को हॉस्पिटल के अंदर जाने से रोकने के लिए रखा है। लेकिन गैंग लेडीज उल्टा हॉस्पिटल की डीन और डॉक्टर को ये अंदर जाने से रोक रही थी। कम से कम वो हॉस्पिटल के बिल बोर्ड पर डीन की शक्ल तो देख लेती या फिर फौजी की डॉक्टर यूनिफॉर्म देख लेती। कीटा की ये सारी बातें सुनकर गैंग लेडीज को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो डीन और फौजी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद कीटा के ऑर्डर पर बाइक गैंग फिर से हॉस्पिटल को गार्ड करने लग जाती है। उसी दिन अपनी ड्यूटी खत्म करके फौजी अपने पुराने घर पर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। उसकी वाइफ की मौत के बाद फौजी ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया। बस महीने में कभी एक बार वो घर में आकर घर को साफ कर दिया करता है। घर का हर सामान अब भी पहले जैसा ही पड़ा हुआ है, मतलब कि जब तक उसकी वाइफ आया को यहाँ पर थी। और बच्चे के लिए भी जो कुछ सामान उन्होंने खरीदा था, यहाँ तक कि उस दिन का न्यूज़पेपर भी अभी तक वैसे ही रखा हुआ था।
बस इसी तरीके से उसने आयाको को अपने दिल में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सुजू और किरियो साइन लैंग्वेज क्लास खत्म होने के बाद फूजी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर फूजी को किरियो से पता चलता है कि फूजी एक्स्ट्रा खाना अपने लिए नहीं बल्कि आयाको के लिए खरीदता है। वो हमेशा अपनी डेड वाइफ के लिए खाने के पेट से जाता है और वो घर भी किरियो ने कई बार फूजी को सेल करने की या फिर रेंट पर देने की बात की थी, लेकिन फूजी तो उस घर को आयाको की याद में सेफ रखना चाहता है ताकि उस घर में उसे आयाको की प्रेजेंस फील हो। इसीलिए फूजी उस घर में नहीं बल्कि कहीं और रहता है ताकि आयाको ने जो घर सजाया था वो गलती से बदल ना जाए। ये सुनकर सुजू को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अब जाकर सुजू को समझ में आया कि जब वो फूजी की न्यू अपार्टमेंट गई थी तो वहां पर इतना खाली खाली क्यों था, क्योंकि आयाको के बिना फूजी को अपना घर सजाने का मन नहीं है। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, तभी उनके सामने नोंग आता है जो कि सूजी को मर्डर बोलने लग जाता है और किरियो को सुजू से दूर रहने को कहता है, पर किरियो उसे ही उल्टा सुनाने लग जाती है। सुजू अगर मर्डरर है तो वो भी एक स्टॉकर जैसा ही काम कर रहा है। सुजू ने अगर उसकी वाइफ को छीनकर उसकी लाइफ खराब की है तो वो सुजू को गलत साबित करके अपनी लाइफ सही क्यों नहीं कर लेता। ये बोलकर किरियो सुजू को लेकर वहां से चली जाती है और यहाँ नोंग पर किरियो की बातें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गई थी। दूसरी तरफ किरियो को लग रहा था कि नोंग आज सुजू पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन सुजू ऐसा नहीं सोचते। उसने नोंग को करीब से ऑब्जर्व किया है। उसने कभी किसी को जानबूझकर हार्म नहीं किया। कल जब उसे पता चला कि मरीना प्रेग्नेंट है तो नोंग ने उस पर हाथ नहीं उठाया, मतलब कि अंदर से नोंग का दिल काफी साफ है। उसका गुस्सा और नफरत सिर्फ सुजू के लिए है, पर उसे वो मारना नहीं चाहता तो वो कब का उसे जान से मार देता। इधर फूजी जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो उसे बाहर नोंग बैठा हुआ मिलता है, जो उसे बोलता है कि सुजू उसे धोखा दे रही है, वो दो लड़कों के साथ टू टाइमिंग कर रही है। पर फूजी उसकी ये बात इग्नोर करके नोंग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहता है। किसी को हेट करके नोंग को आखिर क्या मिलेगा, और फूजी नोंग का दुख समझता है क्योंकि उसकी भी वाइफ डिलीवरी के टाइम मरी थी। नोंग के पास कम से कम अपनी बेटी तो है, उसके पास जीने के लिए एक वजह है, लेकिन फूजी का तो बच्चा भी डिलीवरी के दौरान मारा गया था। पर नोंग के मुताबिक फिर भी फूजी उसका दुख नहीं समझ सकता क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, तो उसकी वाइफ की मौत के लिए एक डॉक्टर को ब्लेम वो क्यों करेगा। तब फूजी उसे समझाता है कि वो अपनी वाइफ की मौत के बाद डॉक्टर बना और उसने अपनी वाइफ की मौत के लिए किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके डॉक्टर बनने की वजह एक बदला है। आखिर फूजी का ये बदला किसके लिए था, ये बात वो नोंग को बताए बिना वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ईसाई सूजी से नोंग को इग्नोर करने की एडवाइस देता है क्योंकि सूजी जितना उसे इम्पोर्टेंस देगी नोंग उतना ही उसके पीछे पड़ा रहेगा। ईसाई की ये बात सूजू मान जाती है और आज उसे किरियो से फूजू के बारे में जो कुछ भी पता चला वो सब वो ईसाई से कहती है। वैसे भी आजकल सूजू ने फूजू को थोड़ा सा परेशान देखा है। ये सुनकर ईसाई फूजी को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद उठाता है। आखिर आजकल फूजी और वो अच्छे दोस्त बन चुके थे, जो सुनकर सूजू को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके किस करते हैं। वहीं फूजी अपने घर में आयाको को याद करके सो जाता है। वहीं किरियो भी अपने ऑफिस में फूजी की और आयाको की कॉलेज टाइम की फोटो देखकर आयाको को मिस कर रही थी। आखिर आयाको उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी मौत का उसे भी बहुत ही दुख है। इधर फूजी को उदास देखकर डीन उससे बात करने के लिए आते हैं और उनके हॉस्पिटल स्टाफ की कहानी उसे बताते हैं कि कैसे नर्स कीटा ने इसी हॉस्पिटल में अपने बेटे चार्ली को पैदा किया था। फिर कुछ सालों बाद वो इसी हॉस्पिटल में काम करने लगी। नर्स सोरो और मारीना भी उनके हॉस्पिटल का पार्ट कई सालों से है। और वहीं सूजी को जब नोंग की वाइफ की मौत की वजह से यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था तो उन्होंने खुद सूजू को जॉब ऑफर की, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस ऑपरेशन में सूजू की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि उसे उसकी दोस्त ने बसाया था। उसने कुछ सही टाइम पर नोंग की वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तब से लेकर आज तक सूजन ने उनके हॉस्पिटल को बहुत ही अच्छे से संभाला है और अब सभी की तरह फूजी भी उनके इस मेडिकल फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, भले ही वो 5 महीने से यहाँ पर हो। यही सब बातें सुनकर फूजी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इधर ईसाई हारू और उनके एक स्टाफ मेंबर को घर क्लीन करते टाइम फ्लोर के नीचे बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन वो लोग उन पैसों को पुलिस को लौटाने का प्लान करते हैं। काम खत्म होने के बाद जब ईसाई और हारू बात कर रहे थे तब ईसाई को कुछ दूर पर नोंग की बेटी मिकी दिखती है, जिसे वो बात करने के लिए जाता है। इस पॉइंट पर ईसाई को नहीं पता था कि मिकी नोंग की बेटी है, इसलिए वो उसे उसके फादर के बारे में पूछता है और उन दोनों के बीच हुई बातें हारू ने ट्रांसलेट करके बता रहा था। इस दौरान मिकी का कहना था कि उसके फादर उसे कभी कभी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में खुद लेने के लिए भी आ जाते हैं। ये बात दोनों को काफी अजीब लगती है
कि आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी को ऐसे अबैंडन कर देता है। तभी मैगी ईसाई को साइन लैंग्वेज सिखाने की रिक्वेस्ट करती है, पर ईसाई उसके साथ और बात कर पाता। तभी उसे फौजी का कॉल आ जाता है, जो उसे हॉस्पिटल बुलाता है। फौजी को ईसाई की ग्रैंडमा मार्केट में मिली थी, जहाँ पर वो अचानक बेहोश हो गई थी। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया, पर डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये जानकर ईसाई तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और मिकी हारू के पास रहती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर फौजी ईसाई को उसकी ग्रैंडमदर के पास ले जाता है। अभी उसकी ग्रैंडमदर की हालत स्टेबल है, पर वो बेहोश हालत में थी। अपनी ग्रैंडमदर को ऐसे देखकर ईसाई सदमे में था। अपने पेरेंट्स की तरह वो ग्रैंडमदर को नहीं खोना चाहता था। आखिर उसकी ग्रैंडमा उसे इतने सालों से संभाल रही थी। कुछ देर बाद सुजू आती है ग्रैंडमा को देखने के लिए, जिसे फौजी ने इस बारे में खबर दी थी। सुजू को देखकर ईसाई उसे हक करके रोने लग जाता है और सुजू उसे कंफर्ट करती है। फिर कुछ देर के लिए सुजू बाहर जाती है फौजी से बात करने के लिए। आजकल उसे फौजी परेशान दिख रहा था। फौजी उसे हमेशा हेल्प की है, एक अच्छे दोस्त की तरह। इसीलिए अगर फौजी डिप्रेस है तो सुजू उसे कंफर्ट करने के लिए उसके साथ सो सकती है। वैसे यहाँ पर उसका मतलब चार्ली की तरह स्लीपिंग बडी बनकर फौजी को कंफर्ट करने का था। बस उसके मुंह से वर्ड गलत निकल गया, इसीलिए वो काफी एम्बैरस फील करती है और फौजी को उसकी बात का रियल मीनिंग समझाती है। सुजू की ये गलती देखकर फौजी को बहुत ज्यादा हंसी आती है। वो उसे नॉन की बात कहता है कि कभी कभी फौजी नॉन से रिलेट कर पाता है। आखिर दोनों ने अपनी प्यार अपनी वाइफ खोई है। अपनी वाइफ के बिना उनकी लाइफ एक जगह थम सी गई है। तब सुजू उसे खोलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए बोलती है। अगर उसे रोना आ रहा है तो वो रो ले, हंसना आ रहा है तो हंस ले, और गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा कर ले। आखिर उसे रोका किसने है? इस तरीके से फीलिंग को अपने अंदर दबाना सही नहीं है। दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी सुजू को हारू का कॉल आ जाता है। हारू को अभी याद आया कि मिकी को उसने उस दिन हॉस्पिटल में देखा था। तब मिकी ने नोंग को पापा बोला था। ये बात हारू सुजू से कहता है। साथ ही नोंग जो मिकी को छोड़कर चला गया है ये बात बताता है। ये सुनकर सुजू फौजी के साथ हारू के बताए हुए एड्रेस पर जाने लग जाती है। वही ग्रैंडमा को होश आ गया था, वो बिल्कुल ठीक थी। इसलिए ईसाई बाहर जाकर सुजू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका सामना रास्ते में नोंग से होता है। लेकिन शॉकिंगली नोंग यहाँ पर उसे माफी मांगता है। अब उसने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके लिए। फिर वो कहीं पर जाने लग जाता है। सुजू को उसका ये बिहेवियर काफी अजीब लगता है। वो फौजी के साथ उसका पीछा करती है। कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि नोंग समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने वाला है। नोंग ने अपनी लाइफ से हार मान ली थी। वो चाहता था कि सुजू को उसकी वाइफ की मौत के लिए सजा मिले, जो कि नहीं हो पाया। उल्टा बहुत से लोग उससे प्यार करते हैं। इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया और सुजू से माफी मांगी, क्योंकि उसे लड़कर उसे कोई फायदा नहीं हुआ और अब वो हार मानकर अपनी लाइफ खत्म करना चाहते हैं। वैसे सुजू के साथ गलत करके वो खुद भी खुश नहीं था। तभी सुजू और फूजी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोंग उसे खुद से दूर कर देता है। उसके पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं थी, इसीलिए वो सुसाइड करने का अपना डिसीजन नहीं बदलेगा। नोंग मरने जा ही रहा था, तभी उसे मीका की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पापा कहकर बुलाती है। मिकी को वहाँ पर ईसाई और हारू लेकर आए थे और मिकी और नोंग की बेटी है। ईसाई को इन सब के बारे में हारू से ही पता चला, इसलिए वो तुरंत उसे लेकर वहाँ पर आया। अपनी बेटी मिकी की आवाज सुनकर नोंग रोने लग जाता है। आखिर वो क्या करे, अपनी बेटी के लिए जिए या फिर अपनी वाइफ के पास जाने के लिए खुद को खत्म कर ले। अपनी वाइफ के बिना उसे लाइफ नरक जैसी लग रही थी। वो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए जस्टिस चाहता था। उसके मुताबिक सुजू ने ही उसकी वाइफ छीनी है, पर उसे कोई सजा नहीं मिली, तो अब वो क्या करे। नोंग को ऐसे रोता हुआ देखकर ईसाई उसे हक करता है। फिर भी नोंग सिर्फ रोता रहता है अपनी वाइफ को याद करके। ईसाई यहाँ पर कुछ बोल तो नहीं पा रहा था और उसे दिलासा भी नहीं दे पा रहा था, पर कई बार किसी डिप्रेस पर्सन को एक बार प्यार से गले लगाना ही काफी होता है, ताकि उस पर्सन के साए में वो अपने दुखों को एक्सप्रेस कर सके। ईसाई का हक भी नोंग के लिए वही काम करता है। कुछ देर बाद सुजू और फूजी भी उसे हक करने के लिए आते हैं और नोंग आज खुलकर अपने दुखों को याद करके रोता है। जिसके बाद वो लोग नोंग को पब्लिक बाथ लेकर जाते हैं, जहाँ पर ईसाई, हारू और फूजी नोंग के साथ बातें करते हैं, उसे हंसाते हैं। वहीं पास के रूम में नोंग की बेटी सुजू के साथ नहा रही थी, जो वहीं से आवाज लगाकर नोंग की खबर ले रही थी और नोंग भी उसे जवाब दे रहा था। आज उसे रियलाइज हुआ, आखिर उसके जितना मीका का ख्याल कौन ही रखता, उसे कौन अपने फादर से ज्यादा प्यार दे पाता। नोंग ने अपनी वाइफ को जरूर खोया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दुखों के अंदर अपनी बेटी को इग्नोर कर दे।
पास्ट में अगर सूजू उसकी वाइफ की डिलीवरी ना करती, तब शायद दूसरा डॉक्टर उसकी बेटी को भी नहीं बचा पाता। तब तो नोंग के पास जीने की कोई वजह ही नहीं होती। अब कम से कम सूजू की वजह से उसकी बेटी जिंदा है, उसके पास जीने की एक वजह है। उसकी बेटी भी तो उसकी वाइफ का ही एक पार्ट है, उसकी आखिरी निशानी है। बस यही सब बात सोचकर और उन सभी का सपोर्ट पाकर नोंग अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने का डिसाइड करता है और उन सबसे अपनी आज तक की गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी घर चला जाता है। उनके जाने के बाद ईसाई सूजी के साथ घर की तरफ आने लग जाता है, लेकिन वो आज सूजू से काफ़ी नाराज़ था। वो बिना बताए हॉस्पिटल से जो चली गई थी। अगर नोंग उस पर हमला करता तो क्या होता? वो उसका बॉयफ्रेंड है तो कम से कम उसे बताकर तो जाना चाहिए था ना। ईसाई की नाराज़गी देखकर वो उसे माफ़ी मांगती है। उस टाइम पर चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, उसे तुरंत मिकी को देखने के लिए हॉस्पिटल से निकलना पड़ा और रास्ते में उन्हें नोंग मिल गया जो कि सुसाइड करने जा रहा था। तो सब चीज़ों के चक्कर में सूजू ईसाई का कॉल तक नहीं उठा पाई। ये सब सुनकर भी ईसाई उससे नाराज था। दोनों की नोकझोंक तो होती है, पर कुछ ही देर में एक दूसरे को मना लेते और प्यार से हक करते हैं। दूसरी तरफ सूजी अपने घर पर जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। वहाँ वो अपनी वाइफ को याद करने लग जाता है। अगले दिन नर्स कीटा अपनी पिंक बाइक गैंग लेडीज के सामने अपना गैंग बंद करने का अनाउंसमेंट करती है, क्योंकि अब वो ओल्ड लेडीज हो चुके थे। उन्हें अपनी अपनी फैमिली एंजॉय करनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ लड़ने की अब उनकी उम्र नहीं है। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे और अच्छे लोगों की हेल्प करते रहेंगे। गैंग के बंद होने से सभी लेडीज बहुत ही दुखी थी, पर कीटा उनकी लीडर थी तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। कीटा का इस तरीके से गैंग छोड़ना हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ के लिए भी शॉकिंग था। इस दौरान डॉक्टर पूजी डीन से कुछ दिनों की छुट्टी लेते हैं और आज की ड्यूटी खत्म करके किरियो से मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं। साथ में वो किरियो की बेटी साकू के लिए खाना भी लेकर गए थे। वो किरियो को उसके पुराने घर में डेथ क्लीनिंग करवाने को बोलते हैं, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते थे। ये डिसीजन लेने में उन्हें 10 साल जरूर लग गए, पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आयाको के सामान को खुद से दूर कर देगा और अब से वो उसके हिस्से का खाना खरीद कर उसे अपने पास सर्व भी नहीं करेगा। फौजी का ये डिसीजन किरियो के लिए ही नहीं बल्कि सूजू के लिए भी शॉकिंग था जब फौजी ये सब बात उसे बताता है। इसलिए सूजो उसके पुराने घर की क्लीनिंग के दौरान उसके साथ रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये काम फौजी के लिए आसान नहीं है। वहाँ पर आयाको के साथ उसकी मेमोरी जुड़ी हुई है, तो फौजी को किसी दोस्त का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। अगले दिन फौजी के साथ सूजू, ईसाई, हारू और किरियो और उनकी टीम के कुछ और मेंबर्स भी फौजी के घर डेथ क्लीनिंग करवाने के लिए जाते हैं। फौजी से फाइनल ऑर्डर मिलता है तो वो लोग घर का सारा सामान पैक करना शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में डोनेट कर दिया जाएगा। आयाको की मौत के बाद पहली बार घर का कोई सामान शिफ्ट किया जा रहा था। मूव ऑन करने का ये डिसीजन फौजी के लिए इतना आसान नहीं था, पर इस तरीके से उसे पास्ट में फंसे रहता हुआ देखकर आयाको भी खुश नहीं होगी। इसलिए फौजी इस घर से उसकी चीजें शिफ्ट करने का डिसाइड करता है। क्लीनिंग के दौरान फौजी पूरे घर को देखता है और आज वो यहाँ अपने पुराने कपड़ों को भी डोनेट कर देता है। उसे पास का वो टाइम याद आता है जब वो एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन काम के दौरान आयाको ने उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी, जिसे सुनकर वो काफी खुश था। एक्साइटमेंट में उसने एक बेबी बेड भी खरीद लिया और उसी दिन घर लेकर चला गया। भले ही डिलीवरी में अभी टाइम हो और प्रेगनेंसी के उन महीनों में फौजी अपनी वाइफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। दोनों अपनी बेबी को गोद में लेने के लिए काफी एक्साइटेड थे, पर किसे पता था कि महीनों बाद उसके बेबी के साथ साथ आयाको भी उससे दूर हो जाएगी। अब सामान शिफ्ट करते टाइम फौजी ही नहीं बल्कि किरियो भी रो रही थी। आखिर आयाको उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। सामान के बीच में किरियो को एक टेलीस्कोप मिलता है। उस टेलीस्कोप से स्टार्स देखना आयाको को काफी पसंद था। किरियो जब भी उनके घर डिनर पर आती थी तो आयाको स्टार्स देखने के लिए यही टेलीस्कोप लेकर टेरेस पर बैठ जाती थी। इसीलिए फौजी ने अपने बच्चे का नाम ईसाई रखने का डिसाइड किया था। जापानीज में ईसाई का मतलब स्टार्स जो होता है। आयाको भी इस नाम से खुश थी। वहीं आज आयाको और उसके पुराने घर का सामान शिफ्ट होता हुआ देखकर फौजी अपना एक सच सामने लेकर आता है कि वो किसी बदले को पूरा करने के लिए डॉक्टर बना था। सूजू जो उसकी वाइफ की मौत पर रो रही थी, उसका प्योर हार्ट भी उसकी डॉक्टर बनने की वजह है। पर इसके अलावा उसे अपने बच्चे और वाइफ की मौत के रियल रीजन पता करना था। उसे कहीं से पता चला कि मेन डॉक्टर ने उस टाइम अपनी कोई गलती छुपाई थी। उसकी उसी गलती की वजह से आयाको की जान चली गई।
सुज़ू को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि तब वो सिर्फ एक इंटर्न थे। बस उन्हें डॉक्टर से बदला लेने के लिए फौजी डॉक्टर बना था, ताकि वो उसकी वाइफ की मौत का रियल मिस्टेक पता कर सके। लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से काम करते दौरान उसे रियलाइज़ हुआ कि उन डॉक्टर्स ने भले ही कोई गलती की हो, लेकिन उन्होंने आयाको को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए अपने उस बदले के बाद फौजी कब का भूल गया। फौजी ने ये लाइफ एक पेशेंट की अपनों की तरह भी जी है, और एक डॉक्टर के हिसाब से भी अपनी लाइफ जी है। इसीलिए उसे दोनों तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझ में आ गया है। इसी वजह से उसे ना तो कभी नाओ की गलती नजर आई और ना ही सुजू की गलती नजर आई। उसके हिसाब से दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। इस मामले में सुजू का कहना था कि जब भी वो किसी पेशेंट की जान नहीं बचा पाती, वो खुद को काफी पावरलेस फील करती है, और उस मिस्टेक का गिल्ट उसे सालों तक रहता था। पर अब धीरे धीरे उसे खुद को संभालना और अपनी गलतियों से स्ट्रांग बनना सीख लिया है। वो फौजी को भी यही एडवाइस देती है। दोनों बात कर रहे थे, तभी वहां पर ऐसा ही आता है, जो कि फौजी को एक बार घर देखने के लिए बुलाता है। अंदर आयाको की यादों से जुड़ी हुई अब कोई भी सामान नहीं था। पूरा घर अब खाली था। एक रूम जब फौजी चेक करने के लिए आता है, तो रूम के बाहर डेथ क्लीनिंग का स्टाफ उसे बो करता है आयाको की सोल के रिस्पेक्ट में। लास्ट रूम में उसे ईसाई मिलता है, जो कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट सामान उनकी कंपनी के रूल के हिसाब से फैमिली मेंबर को देता है। वो सामान देखकर फूजी बहुत रोता है। ये उसकी आयाको के और उनकी फैमिली के होने वाले बच्चे के लिए मैचिंग शूज थे, जिसे आयाको बच्चे के होने के बाद उसे पहनाना चाहती थी। उसने ही ये शूज खरीदे थे। वो एक गिफ्ट उनकी एनिवर्सरी में फूजी को देने वाली थी, पर एनिवर्सरी से एक दिन पहले ही आयाको की मौत हो गई। 10 साल से इस गिफ्ट पर फूजी की नजर ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो आयाको की याद में इतना डूबा हुआ था। आज जाकर उसे उसका आखिरी गिफ्ट और लेटर मिला, जिसे हक करके वो बहुत रोता है, जहाँ पर ईसाई और सुजो से संभालते हैं। इस दौरान किरियो हारू से एक बात कहती है कि उसके लिए ईसाई, सुजो और फूजी सन, मून और अर्थ की तरह है, जो कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनकी दोस्ती और प्यार एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और तीनों की लाइफ बहुत ही मुश्किल रही है। भले ही सुजो की मेडिकल लाइफ की प्रॉब्लम हो, ईसाई का अपने पेरेंट्स को खोना हो, या फिर सुजू को अपनी वाइफ और बच्चे का खोना हो। अगले दिन अब फूजी सुजू से ही हॉस्पिटल छोड़कर कहीं और जॉब करने की बात कहता है। आखिर वो कब तक सुजू की गाइडेंस में अपनी गलतियों को छुपाता रहेगा? इस तरीके से वो सुजू पर बोझ बनता जा रहा है। भला सुजू ऐसा ना सोचती हो, पर अब वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कहीं और जॉब करना चाहता है, अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। वो सुजू के साथ साथ इस हॉस्पिटल के स्टाफ से भी काफी ग्रेटफुल है कि उन्होंने उसे संभालने का मौका दिया, उसकी गलतियों को सुधारा। वैसे सुजू चाहती तो नहीं थी कि पूजी कहीं और काम करे, लेकिन उसके करियर के लिए यही सही है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि फौजी जब भी उसे याद करेगा, तो वो उसे हेल्प करने के लिए बुलाए, और वो जरूर आएगी। आखिर फौजी भी तो उसके हर प्रॉब्लम में हमेशा उसके साथ खड़ा था। उसी रात फौजी ईसाई से मिलता है, और दोनों कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। ईसाई डेव जरूर था, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात अच्छे से समझ पा रहे थे। आखिर दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। वहीं सुजू जब ड्यूटी से घर जा रही थी, वो रुककर स्टार्स को एक पल के लिए देखने लग जाती है। उसे वही कैंपिंग की रात याद आती है, जहाँ वो ईसाई से पहली बार मिली थी, और दोनों उस दिन भी स्टार्स देख रहे थे। वो रात सुजू के लिए सबसे स्पेशल रात थी। उस दिन वो अपने प्यार ईसाई से जो मिली थी, तभी उसे उसका मैसेज आता है, जो उसे कह रहा था कि ऐसे ही स्टारी नाइट में हम पहली बार मिले थे, क्योंकि उस टाइम ईसाई भी कहीं पर रुककर स्टार्स देख रहा था। उनके रिश्ते में स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों मिले स्टारी नाइट्स में थे। सुजू अपनी माँ को स्टार्स में ढूंढती है, और ईसाई को अपने पेरेंट्स की बिलोंगिंग स्टार प्रिंट वाले बॉक्स में मिली थी। इसलिए ईसाई ने सुजू को फॉलिंग स्टार वाला नेकलेस गिफ्ट किया था। साथ ही दोनों अपने प्यार को याद करते हैं। उनके प्यार में मुश्किलें और डिफरेंसेस दोनों थे। दोनों के बीच में 10 साल का एज गैप था, और ईसाई डेफ भी था। फिर भी दोनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, और अब दोनों को एक दूसरे के डिफरेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब याद करके इस टाइम पर सूजी को ईसाई को देखने का मन हो रहा था। जब वो सामने देखती है, तो वहाँ पर उसे ईसाई दिखता है। आज भी वो दोनों उसी रेलवे क्रॉसिंग में खड़े थे, जहाँ पर ईसाई ने सूजी को पहली बार प्रपोज किया था। आज भी ईसाई उसे इसी तरीके से सूजी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, फिर उसके पास आकर उसे किस करता है। अब कहानी सीधा 1 साल बाद आती है, जहाँ पर फौजी के बिना अब भी हॉस्पिटल पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन सब उसे काफी मिस करते हैं। हारू और शिबा को एक बेटी हुई, जिसे दोनों काफी प्यार करते हैं। आखिर उन्हें अब देखकर कौन ही बता सकता है कि एक टाइम पर दोनों को बच्चे नहीं चाहिए थे। दोनों अपनी बेटी से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके थे। साथ ही उनके बीच का प्यार पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं नर्स मरीना को एक बेटा हुआ, और उसके बॉयफ्रेंड ने 2 नॉवेल्स पब्लिश की, जो कि बेस्ट सेलिंग बन चुकी है।
उसके टीवी पे इंटरव्यूज भी आ रहे हैं और अब वो मारीना और अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है। मारीना ने भी उसका ड्रीम पूरा करने के लिए उसे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया था और आज मारीना और टाकोयू भी अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। कभी कभी मारीना अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आती है जिसे पूरा स्टाफ संभालता है। बाकी बच्चा ताकोयो के साथ ही रहता है। दूसरी तरफ पूजी का एक अपना क्लिनिक है। पूजी आज भी नर्स से लेकर सभी लेडीज पेशेंट का क्रश है। आजकल वो बिना कोई प्रॉब्लम के अच्छा ट्रीटमेंट भी कर लेता है, लेकिन वो आज भी पहले की तरह क्लमजी है, जो कि इधर उधर गिरता रहता है। वहीं साकू का एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चार्ली है, जिसने अब अपने हेयर पिंक से ब्लैक करवा लिए हैं और वो साकू की माँ किरियो से साकू को हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस करता है, जो देखकर किरियो के साथ साथ पूरा डेथ क्लिनिक स्टाफ काफी खुश था। और साकू को सच्चा प्यार मिलता हुआ देखकर ईसाई बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर क्लीनिंग स्टाफ का एक और एम्प्लॉय साइन लैंग्वेज सीखने के लिए आया है ताकि ईसाई से बात करने में उसे आसानी हो, जिससे सुजू और किरियो की पूरी हेल्प मिलती है। आखिर दोनों इतने दिनों से क्लास में जो थे। वहीं ईसाई की ग्रैंडमदर कभी कभी अपने कुछ दोस्तों के साथ और हॉस्पिटल डीन के साथ फिशिंग और कैंपिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो लोग अपना टाइम काफी एंजॉय करते हैं। और बात करें ईसाई और सुजू की, तो दोनों की लाइफ और उनका प्यार पहले जैसा ही हैप्पीनेस से भरा हुआ है। जब भी मौका मिले तो दोनों डेट पर और डिनर पर निकल जाते हैं और एक दूसरे पर अपना प्यार जुटाते हैं। यहाँ तक कि ईसाई हर दिन खुद खाना बनाकर सुजू के लिए लंच पैक करके भेजता है, वो भी यूनिक तरीके से। कभी कभी फूजी भी उनके लिए खाने की चीजें भेजता है, उनकी दोस्ती को यादगार बनाने के लिए। एक दिन एक साथ शॉपिंग करते दौरान उन्हें नोंग और उसकी बेटी मिलती है। नोंग अभी से शॉपिंग मॉल में काम करता है। ठीक इसी दिन उन लोगों ने उसे मिलकर कंफर्ट किया था और आज जब वो उनसे इंस्पायर होकर अपनी बेटी के साथ एक अच्छी और स्टेबल लाइफ जी रहा है। उसकी बेटी अब स्कूल भी जाती है और नोंग के दिल में अब सूजू के लिए कोई नफरत नहीं है। यहाँ तक कि वो उनके शॉपिंग का प्राइस हाफ कर देता है उसकी लाइफ सही रास्ते पर लाने के लिए। जिसके बाद वो लोग फिर से मिलने का प्रॉमिस करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर हमें ईसाई और सूजी का नया घर दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बीच के पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश। उनका ये प्यार भरा रिश्ता हमेशा ही चलता रहेगा जब तक स्टारी नाइट्स रहेंगे। बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।